हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हम यूनिट 2 के हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आज हम आदिकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक उसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे जिससे कि हमें शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ने में आसानी हो और हमारा एक समझ आ जाए कि अच्छा हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब जो जैसा हमें पता है कि शुक्ल जी की बुक पढ़ना हमें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आदिकाल का विभाजन जो है वो शुक्ल जी ने दो काव्य के आधार पे किया, अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य, जिसमें कि उन्होंने अपभ्रंश काव्य में 4 पुस्तक को रखा है और देशभाषा काव्य में 7 पुस्तक को रखा है उन्होंने। तो अगर हम शुक्ल जी की पुस्तक से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरण में विभाजित किया है, जो कि हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रकरण 1 जो है उसमें उन्होंने सामान्य परिचय दिया है। सामान्य परिचय में क्या, जैसे कि उसकी पहली पंक्ति है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था जो है अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो प्रकरण 1 जो सामान्य परिचय है 1 से 1.5 पेज का है, हर एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, तो उसे हम आसानी से प्रकरण 1 पढ़ जाएंगे। फिर हम आते हैं प्रकरण 2 पे। प्रकरण 2 जो है वो है अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, इसी के अंदर में पढ़ना है हमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, जिससे ज़्यादातर हमें प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलते ही मिलते हैं। सिद्ध साहित्य के अंदर जैसे हमें सिद्ध में पता है 84 सिद्ध हुए, पर अब सबके ना एक नज़र देख लेना चाहिए, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है सबरपा, लुईपा, शवरपा, जिनकी पंक्तियां जो है खासकर शुक्ल के बुक में दी हुई है। लुईपा की कावा तरवर पंचविडाल ऐसे करके लुईपा की पंक्ति, और भी सिद्ध की पंक्ति जो भी सिद्ध साहित्यकार हुए, कन्हप्पा की पंक्ति। तो इस तरह हम सिद्ध साहित्य में जिनकी पंक्ति खासकर शुक्ल के बुक में दी हुई है और जो शुरू के 8-9 नाम है उनको तो हम ध्यान में रखेंगे ही। 84 सिद्ध में 9 नाथ हुए, 9 नाथ, उनके नाम को हम ध्यान में रखेंगे और जो भी नाथ साहित्य के अंदर आते हैं। फिर तीसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में भी हमें पता है कि जैन साहित्य के अंदर में कौन कौन से मुख्य हुए, देवसेन, पुष्यदंत, जिन, धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद, इन सब जो जैन साहित्यकार हुए और उनकी जो भी रचनाएं हैं जैन साहित्यकार की, उन्हें हमें ध्यान में रखना है, उनका समय ध्यान में रखना है, जो कि आदिकाल में ज़्यादातर तो आदिकाल के जो मतलब साहित्यकार के नाम हैं उन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, इस तरह से हम पढ़ लेंगे प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में। और कथन जो है, जब आप शुक्ल की पुस्तक पढ़िएगा तो उससे कथन उसी तरह पढ़ते जाने से जो भी महत्वपूर्ण कथन है वो हमें समझ में आ जाता है। जैसे शुक्ल जी ने जिन जिन कथन को रखा, मतलब अपने पुस्तक में लिखा है, वो परीक्षा की दृष्टि से। प्रकरण 2। फिर प्रकरण 3। प्रकरण 3 है हमारा देशभाषा काव्य। देशभाषा काव्य में उन्होंने खुम्मान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, ये सब जो उन्होंने देशभाषा काव्य में रखा है। तो हम ये सारे जो भी देशभाषा काव्य में जो भी रचनाएं हैं और किन्होंने उन्हें जिन जो उनके रचनाकार हैं उनके नाम, और ये इस तरह से हम प्रकरण 3 को पढ़ेंगे। अब हम अगर प्रकरण 4 देखते हैं तो प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं को शुक्ल जी ने रखा है। फुटकल रचनाओं में उन्होंने विद्यापति की पदावली को, जैसे कि हमें विद्यापति का पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि विद्यापति की जो कीर्तिलता कीर्ति पताका है वो हम अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन विद्यापति जिस वजह से मैथिल कोकिल कहलाए, जो उनकी पदावली है, उसको शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं में रखा है। फिर खुसरो जो है हमारे अमीर खुसरो, उनकी रचनाएं हैं कुछ, उनको फुटकल रचनाओं में रखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि 4 प्रकरण में उन्होंने आदिकाल को विभाजित किया। सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य आते हैं और उनकी रचनाएं और रचनाकार के नाम जो प्रमुख है हमें ध्यान में रखना है। फिर प्रकरण 3 देशभाषा काव्य, जिसमें उन्होंने 7 साहित्य ग्रंथ को रखा है। देशभाषा काव्य, रासो साहित्य जो जिनको हम बोलते हैं, और उसके बाद प्रकरण 4 में आते हैं हमारी फुटकल रचनाएं।